आर्थिक स्थिति की कड़ी में उद्योग औद्योगिकरण के कक्षा में है। हालांकि एक ऐसा चैप्टर जिसका संबंध ज्योग्राफी से भी है और जिसका संबंध इकोनॉमिक्स से भी है। जानकारी में मैं दे दूं कि बिहार देश के उन राज्यों में रहा आजादी के समय जो सर्वाधिक औद्योगिकित क्षेत्रों में से एक माने जाते थे। आपकी जानकारी में है कि स्वतंत्रता से पहले बिहार में इस्पात, सीमेंट, कपड़ा, जूट, कागज, चीनी जैसे अनेक औद्योगिक इकाइयां थी। हमारा टिस्को था, चीनी उद्योग में मरहोरा सबसे पहले स्थापित हुआ था। हालांकि आज भी बिहार की प्रमुख उद्योग, एक बार बीपीएससी पूछे भी हुए है कि बिहार का सबसे प्रमुख उद्योग कौन सा है, आज भी चीनी उद्योग ही है। कृषि आधारित उद्योग में चीनी उद्योग सबसे महत्वपूर्ण है और अब तो हम लोगों ने बायो इथेनॉल पॉलिसी भी बनाया है। गन्ना का उपयोग हम लोग आज केवल चीनी के रूप में नहीं कर रहे हैं, गुड़ के रूप में नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग एनर्जी के रूप में भी करने लगे। एक समय था कि हम लोग इसका उपयोग चीनी में, गुड़ में और चीनी गुड़ के अलावा शराब उद्योग में इत्यादि में करते थे, लेकिन आज हम लोग गन्ना का उपयोग ऊर्जा में, ऊर्जा के उद्योग में कर रहे हैं, बायो इथेनॉल में कर रहे हैं। और बिहार सरकार देश का पहला ऐसा राज्य है, पहली ऐसी सरकार है जिसने बायो इथेनॉल पॉलिसी को भी फॉर्मुलेटेड किया है। अब आखिर सवाल उठता है कि आजादी के बाद हम औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ क्यों गए। ठीक है, वस्तुनिष्ठ तरीके से ही हम उसे देखेंगे। इसके यदि कारणों की तलाश करें तो दो सीधे कारण हैं। एक आर्थिक कारण है जिसके तहत पूंजी निवेश का न होना, औद्योगिक पूंजी की समस्या है हमारे देश में। गुजरात वगैरह में जिस तरह से व्यक्तिगत इंटरप्रीनरशिप डेवलप है, नहीं उस तरह से हमारे बिहार में डेवलपमेंट नहीं हो पाया। जबकि एक समय में बिहार खनिज के दृष्टि से दो ही तरह के उद्योग होते हैं, एक खनिज आधारित होता है, एक कृषि आधारित होता है। तो उस तरह का हमारा व्यक्तिगत इंटरप्रीनरशिप नहीं रहा। बिहार हमेशा से औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा रहा। आजादी के बाद मैंने कहा ही कि आजादी से पहले की जो स्थिति थी धीरे धीरे बद से बदतर होने लगी। औद्योगिक पूंजी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था। आज तो कम से कम 4 लेन 6 लेन इत्यादि दिखाई भी देता है, एक समय कुछ भी नहीं था। ठीक है कि नहीं। विगत कुछ सालों में, 10 सालों में या दरभंगा वगैरह तो देख सकते हैं कि विगत 5 सालों में आमूलचूल और अगले 5 साल में और बदलाव आएंगे, क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां आपका तीनों रूट जुड़ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में एम्स जुड़ गया, स्वास्थ्य ढांचा मजबूत हो गई। हमारे जो सांस्कृतिक स्थल है उसको यदि हम पर्यटन के दृष्टि से डेवलप कर दे तो पर्यटन उद्योग का भी विकास हो जाएगा। मूल में आइए, हमारे राज्य में अच्छी शिक्षण संस्थान न होने के कारण दक्ष मानव संसाधन की हमेशा कमी रही। आर्थिक कारणों में राज्य की सरकार की जो राजकोषीय नीतियां एवं अन्य नीतियां रही, ये भी जिम्मेवार कहा जा सकता। एक लंबे समय के बाद हमने सिंगल विंडो स्कीम की शुरुआत की, जिसके द्वारा उद्योगपतियों को एक ही खिड़की के भीतर हम सारी सुविधाएं दे सके। हमारा राज्य एक ऐसा राज्य रहा जहां भूमि अधिग्रहण को लेकर विवाद हुआ। जितना भूमि अधिग्रहण को लेकर विवाद बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में होती है, उतना विवाद देश के किसी भी राज्य में नहीं होता। अनेक राज्यों में, गुजरात में जाएंगे, तमिलनाडु में जाएंगे तो लोग खुशी खुशी सरकार को भूमि देते हैं, क्योंकि उसके बदले उसको कैश मिल जाता है। लेकिन हम लोग के यहाँ भूमि से इसका ऐसा गहरा नाता रिश्ता होता है कि बेटा को छोड़ देगा लेकिन भूमि और गाय को नहीं छोड़ेगा। भूमि के लिए लहूलुहान हो जाता है लोग। छोटी छोटी टुकड़े में भूमि होते हैं और उसके लिए देखते ही हैं कि किस तरह का सबसे ज्यादा यदि बिहार में कानून व्यवस्था की संकट है तो उसके पीछे का भूमि विवाद ही है। ठीक है कि नहीं। इसके अलावा कुछ गैर आर्थिक कारण भी हैं, जैसे हमारे सार्वजनिक जीवन में जो वित्तीय नैतिक मूल्यों का पतन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक उत्पाद में जो पर्यावरण अनुमोदन का मुद्दा है, हमारा जो पर्यावरण संगठन है वो बहुत अच्छे तरह से काम नहीं कर पाता है। कुछ वैश्विक कारण भी हैं।
बिहार जैसे राज्यों में सदा से विगत कई सालों से कानून व्यवस्था का संकट रहता है, छोटी छोटी बातों पर हिंसा का रूप ले लेता है, ठीक है कि नहीं। तो इन सब कारणों ने बिहार के औद्योगिक परिदृश्य को प्रभावित किया। हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं होने के कारण भी कानून व्यवस्था की संकट उत्पन्न होती है, ठीक है। एक उसका जो व्यवसाय का साधन है, एक रोजगार के जो साधन है, वो सरकार की ओर देखता है और सरकार पूरी तरह से सक्षम नहीं है। अभी एक नई पार्टी का गठन हुआ जिसने इसी को मुद्दा भी बनाया है, शिक्षा और दूसरा माइग्रेशन, कि 1 करोड़ से अधिक लोग जो सरकारी आंकड़ों के अनुसार और गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार तो 2.5 करोड़ से अधिक लोग आपके राज्य के बाहर काम कर रहे हैं। गांव का गांव खाली है, ठीक है कि नहीं। उत्तर बिहार के गांव में तो यह स्थिति और भी देखी जा सकती है। आज भी 70 सालों के बाद आप देखेंगे सीमांचल के एरिया में तो घोर गरीबी नजर आएगी। ये सब इलाकों में तो कुछ समृद्धि भी आई है, लेकिन घोर गरीबी उस सीमांचल के एरिया में नजर आएगी। मतलब आज भी हम विकास के प्रकाश से कोसों दूर हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से सरकार ने कई कदम उठाए, भारत सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं औद्योगिक परिदृश्य को बदलने में। उन कारणों में, औद्योगिक परिदृश्य के कारणों में, जैसे कि आपने देखा होगा कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी क्रम में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप योजना, ये सब केंद्र सरकार के स्तर पर शुरू किए गए। विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। हाल में हम लोगों ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम चलाया है, उसको आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आधारभूत संरचना के विकास के लिए हम लोगों ने गति शक्ति योजना की शुरुआत की है, एमएमपी योजना की शुरुआत की है। एमएसएमई को बढ़ावा देने से संबंधित एमएसएमई को नए तरीके से हमने परिभाषित किया है। उद्यम पोर्टल के द्वारा हम औद्योगिक परिदृश्य को बदलने की प्रक्रिया में हैं। हम दक्षता विकास पे बल दे रहे हैं। हम श्रम विधान जितने भी हैं उसको एकीकरण कर रहे हैं। तो इस तरह से हम केंद्र सरकार के स्तर पे प्रयास कर रहे हैं। हमारी राज्य सरकार भी औद्योगिक दृष्टि से विगत कुछ वर्षों में बेहतर प्रयास करने का उपाय ढूंढी है। उस कड़ी में कई नीतियां, कई कानून बने हैं। बिहार इथेनॉल पॉलिसी 2021, अभी मैंने जस्ट कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है जिसने बायोइथेनॉल के लिए एक रोड मैप तैयार किया है, ठीक है कि नहीं। इसी क्रम में बिहार स्टार्टअप भी पॉलिसी 2022 काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार औषधीय नीति 2021 इंपॉर्टेंट है। बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी 2021 इंपॉर्टेंट है। बिएडा 1974 में सबसे पहले औद्योगिक परिदृश्य बिहार में बदलने के लिए बिएडा का गठन हुआ, जिसका क्षेत्रीय कार्यालय दरभंगा, मुजफ्फरपुर इत्यादि क्षेत्रों में है। इसी कड़ी में हम लोगों ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत की। 7 निश्चय भाग 1 और 7 निश्चय भाग 2 में भी, मतलब 7 निश्चय 10 और 7 निश्चय 20 में भी कई योजनाओं के माध्यम से औद्योगिक परिदृश्य को बदलने की दिशा में हमने प्रयास किया है। ये बिहार का औद्योगिक संदर्भ है। औद्योगिक संदर्भ जो है ये आर्थिक दृष्टिकोण से है। आर्थिक दृष्टिकोण में देखिएगा तो राष्ट्रीय स्तर पे जीडीपी में उसकी हिस्सेदारी 29% करीब में है और बिहार के स्तर पे 19% करीब में है। तो आर्थिक दृष्टि में भी आप देखेंगे तो जीडीपी के क्रम में हम राज्य में तो जीएसडीपी होता है, तो आप 10% का अंतर आपको दिखाई देगा, ठीक है कि नहीं। तो ये है हमारा बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन हम यहाँ पर जितनी बात मैंने अभी आपको बताई है वो बातें आपके इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखता है, हालांकि उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन तथ्यों के दृष्टि से बिहार में जो सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है वो आपका चीनी उद्योग है। बिहार में महत्वपूर्ण उद्योग में बरौनी, अब जो बचा हमारे पास है हम उसी की बात करेंगे। तो बरौनी तेल शोधक कारखाना है जो बरौनी में है, जिसको रूस के सहायता से तीसरी योजना में हमने इंप्लीमेंटेशन में लाया। बिहार में दवा कारखाना का एक पूरा संजाल हाजीपुर के आसपास डेवलप किए जा रहे हैं। बिहार में कल्याणपुर में बंजारी सीमेंट कारखाना के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रेलवे वैगन प्लांट मुजफ्फरपुर और मोकामा में स्थित है। तो ये हमारा पूरा एक ढांचा है। यदि आप मैप के दृष्टि से देखिएगा तो समस्तीपुर में कागज दरभंगा में था, लेकिन हालांकि वो चलायमान अवस्था में नहीं है। थर्मल प्लांट की दृष्टि से आप देख सकते हैं कि हमारा कौन कौन सा थर्मल प्लांट जो है कांटी भागलपुर से लेकर, और अब तो हम लोग ऊर्जा के दृष्टि से देखिएगा तो नालंदा और नवादा वगैरह में भी परमाणु ऊर्जा का जो केंद्र बन रहा है, तो उससे भी हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो सकती है। बंदूक कारखाना और सिगरेट कारखाना के दृष्टि से हमारा मुंगेर काफी इंपॉर्टेंट है।
पटाखा की दृष्टि से मोकामा का क्षेत्र, ऐसे भी मोकामा का क्षेत्र पटाखा आनंद सिंह का बेल्ट है, तो पटाखा तो फुटता ही रहता है वो, ठीक है। इस तरह से पलाई के दृष्टि से वैशाली काफी महत्वपूर्ण है। तो यही आपके, मैंने कहा कि बिहार का भौगोलिक परिदृश्य बहुत अच्छा नहीं, औद्योगिक परिदृश्य बहुत अच्छा नहीं है। कुल मिलाजुला के 11 चीनी मिलें काम कर रही है। तो मूल जो उद्योग है वो उसका क्या है, कृषि आधारित उद्योग में एक चीनी उद्योग है। छोटे मोटे दवा उद्योग, प्लाईवुड उद्योग, ठीक है कि नहीं, ये छोटे मोटे कुछ, जैसे बरौनी का हमारा जो पेट्रोकेमिकल्स सेंटर है उसको थोड़ा याद रख सकते हैं। और विभाजन के बाद 15 नवंबर 2000 के विभाजन के बाद तो औद्योगिक परिदृश्य और भी कमजोर हो गया, औद्योगिक ढांचा और भी कमजोर हो गया। कुछ चमड़ा प्रसंस्करण के दृष्टि से देख सकते हैं पश्चिम चंपारण मुजफ्फरपुर का, जूट उद्योग के दृष्टि से देख सकते हैं कटिहार और समस्तीपुर को, ठीक है कि नहीं। तो यही आपके मुख्य जो 7-8 पॉइंट्स हैं उसी को लिखना है, लेकिन थोड़ा सा उसको अलंकरण करना है, ऑर्नामेंट पहनाना है। तो लिखो, अब लिखिए, आजादी से पूर्व बिहार, थोड़ा लाइन सब लिखो, आजादी से पहले बिहार औद्योगिक दृष्टि से एक विकसित राज्य था, औद्योगिक दृष्टि से एक विकसित राज्य था। एक विकसित राज्य था, एक विकसित राज्य था। इस्पात उद्योग से लेकर सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग विकसित थे। इस्पात उद्योग से लेकर जूट उद्योग, चीनी उद्योग विकासमान थे, विकासमान थे। विकासमान थे, लेकिन धीरे धीरे आर्थिक क्रिया का यह द्वितीय क्षेत्र, धीरे धीरे आर्थिक क्रिया का यह द्वितीय क्षेत्र बिहार में पिछड़ता चला गया, बिहार में पिछड़ता चला गया। पिछड़ता चला गया। जीएसडीपी के दृष्टि से, जीएसडीपी के दृष्टि से, जीएसडीपी के दृष्टि से उद्योग की भागीदारी 19.5% या 19%, अभी मोटा मोटी लिखो 19%, 19% नोट। बिहार का कोर सेक्टर काफी पिछड़ा है। बिहार, नोट लाल कलम से, बिहार का कोर सेक्टर काफी पिछड़ा है। का क्या मतलब है? कोर सेक्टर का मतलब होता है कि जैसे मैं कहूंगा कि आप बहुत पिछड़े हैं, ठीक है कि नहीं, क्योंकि आपकी शिक्षा आधी अधूरी रही, आप किसी चीज को समझते नहीं। नहीं, ये 9th क्लास के इकोनॉमिक्स में कोर सेक्टर लिखा हुआ है। हो सकता है 9th क्लास का कोई बच्चा कोर सेक्टर बता दे, आप नहीं बता पाए। कारण क्योंकि आपका कोर सेक्टर ही कमजोर है, एजुकेशन, ठीक है कि नहीं। तो स्वाभाविक है कि मनुष्य का कोर सेक्टर क्या है? एजुकेशन और हेल्थ। उसी तरह से इकोनॉमी का भी कोर सेक्टर होता है जो 8 है, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर, सीमेंट, पेट्रोलियम, स्टील, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जो हमारा है ये क्या है? ये 8 कोर सेक्टर है। तो हम लोग उसमें किसमें अच्छा है? ना तो कोल में अच्छा है, कोयला में। एक समय था झड़िया, अब झारखंड में है। कोल में 2 ही क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण होता है, आज भी है। एक झड़िया झारखंड और दूसरा रानीगंज बंगाल। एक बंगाल में है, दूसरा है आपका नेचुरल गैस, बम्बे हाई ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ कोई हाई नहीं है, क्योंकि समुद्री क्षेत्र नेचुरल गैस के लिए
नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप उसको प्राप्त हो जाता है। तीसरा फर्टिलाइजर, एक था बेचारा बरौनी में जो आंसू बहा रहा है, हर इलेक्शन के समय एक मुद्दा बनता है, बरौनी की फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को हम डेवलप करेंगे, ठीक है कि नहीं, और फिर थोड़ा बहुत कुछ डेवलपमेंट होता है, फिर वहीं पर हम लोग खड़े हो जाते हैं। चौथा आपका सीमेंट, कुछ बंजारी का इलाका है, उसको छोड़कर सीमेंट में आपका कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट विंग नहीं है, जैसे कि मध्य प्रदेश में। 5 पेट्रोलियम, कभी कभार सुनने में आता है कि समस्तीपुर में पेट्रोलियम का भंडार मिला, ठीक है कि नहीं, फिर आई गई बात हो गई, जैसे सुने होंगे जमुई में अभी सोना का सबसे बड़ा भंडार मिला है, ठीक है, वो परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। फिर आता है स्टील, एक जमाना था कि स्टील का मेन सेंटर था, 1907 में स्थापित किया था यही टाटा फैमिली ने, 1913 में उत्पादन शुरू हुआ था। स्वाभाविक है कि इतने बड़े स्टील प्लांट की स्थापना अब तक नहीं हो पाई बिहार के किसी क्षेत्र में, ठीक है, 50,000 से अधिक कार्मिक काम करते, टाटा नगर बना हुआ है, लाखों लोगों की आजीविका उस नगर से चल रही है, टाटा स्टील से। फिर आता है क्रड ऑयल, बिहार कहीं नहीं है क्रड ऑयल में। फिर आता है इलेक्ट्रिसिटी, बिहार काफी पीछे है, वो तो विगत कुछ वर्षों में जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने सेवा किया, वास्तव में सेवा किया, कि यदि विगत 2 दशक में माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं होते तो इस राज्य का, वो जो एक BS न्यायपाल ने जो कहा था कि सभ्यता का पतन हो रहा है, तो वास्तव में पतन हो रहा था, ठीक है कि नहीं, न तो सड़क थी, न बिजली थी, न कोई व्यवस्था थी, न सुनने वाला था, ठीक है कि नहीं, अनियंत्रित अनुशासनहीन सामाजिक न्याय के नाम पर जो है सो लूट मची हुई थी, ठीक है कि नहीं, राजनीतिक लूट कहिए, आर्थिक लूट कहिए, हर तरह की लूट मची हुई थी। ये कहने में मुझे इस सार्वजनिक मंच से कोई संकोच नहीं, मूल बिंदु पे आ जाइए। सामाजिक न्याय के भी ढांचे होते हैं, नियंत्रित होता है, अनुशासित होता है, लेकिन उस नाम पे जिस तरह से प्रक्रिया चली, उससे बिहार पिछड़ता चला गया। करोड़ों लोग, हिंदुस्तान का विदेश में भी आप चले जाइएगा तो बिहार के मजदूर जो है सो बदहाल जीवन जीने को अभिशप्त है। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है, अच्छी जिंदगी वही जी रहा है जिसके पास बेहतर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन या वेल ह्यूमन रिसोर्सेज के रूप में है, उस वही अच्छी जिंदगी जी रहा है। जिसको शिक्षा नहीं पहुंचा वो अच्छी जिंदगी नहीं जी रहा है। जनसुराज इसकी बात करता है, लेकिन संदेह के घेरे में है, बहुत तरह की बातें हैं। हम अभी उन सब बिंदुओं पे मीमांसा करने के लिए तो आए नहीं है। हमारी कक्षा तो जन सुराज्य कितना सार्थक, इसकी कक्षा तो है नहीं। हमारी कक्षा है बिहार में उद्योग, ठीक है कि नहीं। हम पिछड़ क्यों गए? कांग्रेस के शासन में पिछड़ गए, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आई उसमें औद्योगिक रूप से पिछड़ गई, वर्तमान सरकार रही, रोज नया आश्वासन मिलता रहा, हम पिछड़ते। हालांकि बहुत सारे बिंदु पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर काम हुआ, लेकिन फिर भी हम एक औद्योगिक परिवेश नहीं बना पाए। एक पूरा जो ढांचा होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में कृषि आधारित उद्योग 25-50 हजार लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाया। न हम एग्रीकल्चर पूरी तरह विकसित कर पाए और न ही हम एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जो समस्याएं थी, पानी प्रबंधन, न उसको बेहतर कर पाए। तो विकास होगा कैसे? अभी सुबह के सत्र में मैं बोल भी रहा था कि बिहार के विकास का मॉडल क्या हो सकता है, तो एग्रीकल्चर ही मॉडल हो सकता है कि जितना बढ़िया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बढ़िया बिहार, जितना कमजोर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना कमजोर बिहार। सीधी सी बात है, ठीक है कि नहीं। खैर, मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु है, एक आंकड़ा मैंने पढ़ा कि 29 जगह पे चीनी मिल उद्योग है। वर्तमान में 11 मिल कार्यरत है, 18 मिल बंद पड़े हैं। 18 मिल को शुरू करने में कितना लगेगा? यदि हम 100 करोड़ रुपया भी मान लें तो 1800 करोड़ रुपए लगेंगे। उस 1800 करोड़ के माध्यम से हम कम से कम 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं। और सिर्फ 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख लोगों को रोजगार नहीं होता, उससे जुड़े हुए जो आर्थिक अवसर पैदा होता है। हमारी बजट 2.5 लाख करोड़ की बजट है, क्या हम 1800 करोड़ रुपया मैनेज नहीं कर सकते हैं? ये कंप्लीटली पॉलिटिकल विल पावर का फेल्योर। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है
कि अभी हमने आपको जानकारी में दिया कि जीएसडीपी में 19% का योगदान है और 8 कोर सेक्टर में हम काफी पीछे हैं। देखेंगे इसी कड़ी में इकोनॉमी का 8 कोर सेक्टर, 8 कोर क्षेत्र, 8 कोर क्षेत्र नेचुरल गैस से लेकर ऊर्जा तक, नेचुरल गैस से लेकर ऊर्जा तक सब कॉपी में लिखा हुआ। इकोनॉमिक्स की कॉपी में, फिर इकोनॉमिक्स की कक्षा भी ज्योग्राफी आज से शुरू कर दिए हैं, ठीक है कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा। आज देखें कि बहुत लोग नहीं किए तो अपने समझिएगा, इसका मतलब विद्वान प्रकृति के हैं। तो विद्वान है तो आप किए थे विकास जी? तुम किए थे? नहीं किया था। नीतीश बाबू विद्वान है, हाँ? लाइव था, तुम बना हुआ था। देखिए ये सब महानुभाव सब फुर्सत कहाँ थी, कितनी अच्छी बातें किए हैं, ठीक है कि नहीं? आज हालांकि रणनीतिक परिचर्चा ही की है, लेकिन वो आप ही को ध्यान में रखकर बताया गया सारी बातें, फिर भी आप गायब, ठीक है कि नहीं? अपने ही समझ में आएगी बातें, ठीक है? पता नहीं रिकॉर्डिंग किया कि नहीं किया, रिकॉर्डिंग किया होगा तो जाएगा, नहीं रिकॉर्डिंग करेगा नहीं किया होगा तो नहीं जाएगा। मूल बिंदु पे आ जाइए। उसमें हमने जो संभववाद और नियतिवाद और नव निश्चयवाद, रुको जाओ, अवधारणा वगैरह सब जो जिया बातचीत के कड़ी में, वो सब आपकी परीक्षा के दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है भविष्य में, ठीक है कि नहीं? या यदि तथ्य को न भी देखो तो अप्रोच के दृष्टि से भी, मैंने अभी जितनी बात मैंने बिहार के औद्योगिक परिदृश्य में बता दी, बीपीएससी के मेंस का क्वेश्चन आएगा, आप यदि थोड़ा सा भी अकल होगा तो इस पर 10 पन्ना लिख सकते हैं। अकल रहेगा तब ना नकल करोगे, ठीक है कि नहीं? उसके लिए काम करना पड़ता है, उसके लिए मैराथन रूप से साधना करना पड़ता है, ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। आपके अनुसार तो न हम चलेंगे न मेरे अनुसार आपको चलना है, आपके अनुसार हम नहीं चलेंगे कि सर ये टाइम को छोड़ दीजिए, सर हम लोग को 12 से 3 पढ़ा दीजिए, ऐसा नहीं ना होगा। हमको जब मौका मिलेगा तब पढ़ाएंगे, क्या जी बच्चा, है कि नहीं? कि तुम्हारे अनुसार हम चले कि सर ऐसा कीजिए ना सर, आज 10 बजे से लेकर 1 बजे तक पढ़ा दीजिए सर, ऐसा तो नहीं होगा। हमारा रूटीन जाएगा ना कि तुम्हारा रूटीन आएगा, किसका रूटीन जाएगा? रूटीन जाएगा, उसको फॉलो अप करना है आपको, ठीक है? चलिए ठीक है, हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे। देखिए अनुपम जी छुट्टी लेकर पढ़ रहे हैं, बैंक में है। यदि इच्छा शक्ति रहेगी तो आप काम कर सकते हैं, इच्छा शक्ति नहीं रहेगी, आप विद्वान अपने आप को सोच लीजिएगा, तब तो कोई इसका अंत नहीं है। और जबकि मैं रोज कहता हूं कि मेरी हर कक्षा पिछली कक्षा की तुलना में थोड़ी ना थोड़ी अलग जरूर होती है। तथ्य के बिंदु पे तो सब में मोरलेस एक ही होता है, लेकिन जो शुरुआती परिचर्चा होती है या बातचीत का कड़ी होता है, उसमें ढेर सारी बातें निकल करके आती रहती है। यदि आप जब नहीं करते हैं तो इसका मतलब साफ है कि आप अपने भविष्य के प्रति बहुत गंभीर नहीं है। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु अभी हमने कहा कि जीएसडीपी में 19% ही योगदान है। नेक्स्ट, वही रूटीन भेज दीजिए नीरज जी, उसी रूटीन को भेज दीजिए। हाँ फिर लिखिए, ये लिख लिए ना। उल्लेखनीय है कि बिहार में औद्योगिक विकास की, उल्लेखनीय है कि बिहार में औद्योगिक विकास की गति धीमी रहने के कई कारक हैं, जिसे आर्थिक और गैर आर्थिक कारक के रूप में बांटा जा सकता है, जिसे आर्थिक और गैर आर्थिक कारक के रूप में बांटा जा सकता है। इस कड़ी में, अरे उधर मत देखो ना, मेरी तरफ जो हम बोल रहे हैं उसको देखो ना। इस कड़ी में केंद्र और राज्य स्तर पर औद्योगिक विकास के लिए कई उपाय किए गए।
कई उपाय किए गए। बिहार राज्य सरकार के द्वारा निम्नलिखित उपाय उल्लेखनीय है। पहले ये लिख लो, केंद्र का नहीं लिखा रहे हैं। बिहार सरकार के निम्नलिखित उपाय उल्लेखनीय हैं। बिहार सरकार के निम्नलिखित उपाय उल्लेखनीय हैं। पहला, बिहार इथेनॉल पॉलिसी 2021। बिहार इथेनॉल पॉलिसी 2021। बिहार कपड़ा नीति 2022। बिहार कपड़ा नीति 2022। ऑक्सीजन प्रमोशन पॉलिसी 2022। ऑक्सीजन प्रमोशन पॉलिसी 2022। ऑक्सीजन प्रमोशन पॉलिसी 2022। बिहार स्टार्टअप नीति 2022। बिहार स्टार्टअप नीति 2022। बिहार औषधि नीति 2021। बिहार औषधि नीति 2021। बिहार औषधि नीति 2021। बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी 2021। बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी 2021। बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी 2021। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016। आदि 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 आदि। हाल ही में गया में औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण पे बल दिया गया। इसके अलावा लिख देंगे, इसके अलावा हाल ही में गया में औद्योगिक निर्माण क्षेत्र पे बल दिया गया। औद्योगिक निर्माण क्षेत्र पे बल दिया गया। अब एक जगह है, एक जिला है बिहार में, बरौनी, बेगूसराय, ठीक है। बेगूसराय के विकास को आप देख लीजिए कभी जाकर कि कृषि और उद्योग का जो वहां इंटरलिंकिंग डेवलपमेंट है वो आपको देखते बनता है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय के दृष्टि से ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ा है, सबसे पहला है, लेकिन डेवलपमेंट आपको दिखाई देता है। छोटे छोटे इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर ढांचा बहुत मजबूत है, ठीक है कि नहीं। और हाल में अभी वहां एक बेगूसराय में पेप्सिको का प्लांट भी खुला है 500 करोड़ का, ठीक है। तो वो भी एक तथ्य है, तो लिख देंगे बेगूसराय में पेप्सी कंपनी का बॉटलिंग प्लांट खोला गया। बेगूसराय में पेप्सी कंपनी का बॉटलिंग प्लांट खोला गया। मुजफ्फरपुर में देश का 42वां मेगा फूड पार्क मोतीपुर में खोले गए। मुजफ्फरपुर में देश का 42वां मेगा फूड पार्क मोतीपुर में खोला गया। मोतीपुर में खोला गया, ठीक है। टिक लगा लो। ये मेगा फूड पार्क पिछले साल से परीक्षा में महत्वपूर्ण बना हुआ है। फिर लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि बिहार में सबसे प्रमुख उद्योग चीनी उद्योग ही है। बिहार में सबसे प्रमुख उद्योग चीनी उद्योग ही है। चीनी उद्योग ही है, जिसका पहला सेंटर देश में ही मरहोरा छपरा में
1904 में खोला गया था। देश में ही मरहोरा छपरा में 1904 में खोला गया था। खोला गया था। नेक्स्ट, बिहार में पटसन उद्योग कटिहार और समस्तीपुर, इसका लिख देंगे। बिहार में पटसन उद्योग कटिहार और समस्तीपुर। बिहार में चमड़ा प्रसंस्करण पश्चिम चंपारण और मुजफ्फरपुर। बिहार में चमड़ा प्रसंस्करण पश्चिम चंपारण और मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। रेल इंजन रिपेयरिंग कारखाना जमालपुर। रेल इंजन रिपेयरिंग कारखाना जमालपुर। रेल इंजन कारखाना जमालपुर। तेल शोधन कारखाना बरौनी। बिहार में तेल शोधन कारखाना बरौनी। बिहार में तेल शोधन कारखाना बरौनी। कहां है? बरौनी में। रूस के सहयोग से तीसरी योजना में इसकी नींव पड़ी थी। तीसरी योजना में इसकी नींव पड़ी थी 1964 में। 1964 में। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार में दवा कारखाना हाजीपुर। दवा कारखाना हाजीपुर। रेलवे माल डब्बा कारखाना। रेलवे माल डब्बा कारखाना मुजफ्फरपुर मोकामा। मुजफ्फरपुर मोकामा। मुजफ्फरपुर मोकामा। पाइराइट उर्वरक संयंत्र कहां? अमझौर रोहतास। अमझौर रोहतास। अमझौर रोहतास। जबकि एचपीसीएल का उर्वरक संयंत्र बरौनी। जबकि एचपीसीएल का उर्वरक संयंत्र बरौनी में। बरौनी में। लास्ट, बिहार में चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग। बिहार में चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग। चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग पश्चिम चंपारण मुजफ्फरपुर बरौनी। पश्चिम चंपारण मुजफ्फरपुर बरौनी। बरौनी। कल्याणपुर का ये लिख लिए सीमेंट। ये सीमेंट का लिख लिए। लिख देंगे सीमेंट कारखाना कल्याणपुर समस्तीपुर। कागज लिख लिए। कागज दरभंगा समस्तीपुर। कागज में दरभंगा समस्तीपुर लिख लिए। सूत कटाई लिख दीजिए। भागलपुर सिवान। भागलपुर सिवान। सिवान। बंदूक कारखाना, बंदूक बनता है, मुंगेर। बंदूक कारखाना मुंगेर। सिगरेट कारखाना मुंगेर। सिगरेट कारखाना मुंगेर। बस नोट में लिख देंगे। बिहार में सबसे अधिक चीनी मिल उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। बिहार में सबसे अधिक चीनी मिल उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। बिहार में चीनी मिल कहां है? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है। जबकि पटसन उद्योग मुख्यतः
उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। नोट में एक लाइन और लिख देना, पटना में देश का 15वां सॉफ्टवेयर पार्क खोला गया। पटना में देश का 15वां सॉफ्टवेयर पार्क खोला गया। देश का सबसे बड़ा क्या खोला गया? सॉफ्टवेयर पार्क खोला गया। इसके अलावा दरभंगा में भी सॉफ्टवेयर पार्क खोले जा रहे हैं। दरभंगा में भी सॉफ्टवेयर पार्क खोले जा रहे हैं। और अंत में हम लोग क्या लिखते हैं? जब कोई भाग समाप्त हो जाता है तो क्या लिखते हैं? थैंक्स फॉर वाचिंग। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हमारा बिहार का भूगोल भी समाप्त हो गया। ठीक है, अब हम लोग बिहार की विधायिका में, और विधायिका तो 1-2 क्लास में समाप्त हो जाएगा, और इधर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी की शुरुआत कर चुके हैं। बायोलॉजी आपका लगभग समाप्त हो गया है, पूरा का पूरा सिलेबस ही करा दिए हैं। फिजिक्स का भी ऑप्टिक्स हो गया, और साउंड हो गया, और क्या हुआ? हीट हो गया। कल कौन सा क्लास हुआ था? लाइट भी हो गया, ऑप्टिक्स लाइट एक ही है। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण है वो लगभग हो गया, जो महत्व सा बचा है वो भी 2-4 क्लास में खत्म हो जाएंगे। एक एक करके हम लोग एक तरह से समस्त पाठ्यक्रम को अंतिम रूप दे रहे हैं, और पुनः कल की कक्षा में हम लोग अपने समय के अनुसार, जो आपके 9:15 9:30 का समय है, उसमें जुटे रहिएगा, जिसमें बायोलॉजी की कक्षा होगी, ज्योग्राफी की कक्षा होगी सबसे इंपॉर्टेंट में। ठीक है कि नहीं? और इस तरह से हम लोग, और फिर शाम में हम लोग 4:30 के आसपास मॉडर्न हिस्ट्री में उग्रवादी चरण 1905 से 1917 में आपके समक्ष हम आएंगे और उसकी संपूर्ण व्याख्या करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की घोषणा करते हैं। वो बच्ची सुबह से कर रही है, ठीक है कि नहीं? तो स्वाभाविक है कि 8-9 7-8 घंटे से मेरे साथ है, वो बच्ची भी है, हाँ तुम भी बच्ची हो। तो अब 7-8 घंटे की कक्षा को पचाने के लिए तो 10-12 घंटे चाहिए। तो आपको अब मैं ब्रेक देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। आपको रोज हम करेंट भी भेजते हैं, और एक एक टॉपिक करके भेजते हैं, उसको भी अपने कॉपी में लिखते रहिए, तैयार करते रहिए। तो इस तरह से इतने बड़े पाठ्यक्रम को एक सर्टेन समय के भीतर समेकित किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ गए? कमलेश जी, कमलेश जी।